यह एक बहुत ही आम टॉपिक है। लड़के और लड़कियां दोनों ही इससे परेशान हैं। वह है क्या? मुहासे। तो आज हम मुहासों के बारे में बात करेंगे। डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें बहुत सारे मरीज मिलते हैं। हर कोई इसे अलग अलग तरीके से समझाता है। बहुत लोग समझ पाते हैं कि यह मुहासे हैं, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पाते कि यह मुहासे हैं। हर कोई इसे अपने अपने तरीके से बताता है। तो इन चीजों को क्लियर करने के लिए, कारणों को बताने के लिए और इसके प्रभावी इलाज के बारे में बात करेंगे। आखिर मुहासे होते क्या है? असल में यह एक भूरे रंग का दाग होता है जो आमतौर पर हमारे माथे पर यानी फोरहेड पर, गालों के इन हिस्सों में दिखाई देता है। कुछ लोगों के मामले में यह नाक के ऊपर भी दिखता है और इन इलाकों में बहुत से लोगों को यह होता है। लड़के और लड़कियों दोनों में ही हम इसे पाते हैं। आखिर मुहासे क्यों होते हैं? सबसे पहली बात, इसका जो मुख्य कारण है वह है अल्ट्रावायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणों का नाम सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सूरज की रोशनी से आती है। क्या वाकई सिर्फ यही वजह है? नहीं। जो लोग बाहर जाते हैं उनके मामले में जब सूरज की किरणें शरीर पर पड़ती हैं, तब निश्चित रूप से आप अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आते हैं। लेकिन हमारी माताएं, खाला या बहनें जो रसोई में काम करती हैं, वे भी वहां से अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आती हैं। क्योंकि हम में से बहुत लोग सनब्लॉक के इस्तेमाल के बारे में नहीं जानते। तीसरा कारण जो मैं बताऊंगी वह यह है कि जो लोग लगातार मीडिया लाइट्स के नीचे काम करते हैं, वे भी अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आते हैं। और आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हम सभी किसी न किसी तरह मोबाइल, लैपटॉप या मैकबुक जैसी चीजों से बहुत आसानी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से भी हम अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आते हैं। इसके बाद जो कारण है मिलिज्मा, मेस्ता होने का, वह है हार्मोनल समस्या। हार्मोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जैसे प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय कुछ हार्मोन बहुत बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मिलिज्मा दिखते हैं। डिलीवरी के बाद थोड़ा कम भी हो जाए, फिर भी यह पूरी तरह से खत्म नहीं होता। तब आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जन्म नियंत्रण की गोलियां जो हमारे देश की बहुत सी महिलाएं और बहनें लेती हैं, उनके लंबे समय तक इस्तेमाल से भी मेलेज्मा की प्रवृत्ति देखी जाती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी एक कारण है। एंडोक्राइन से जुड़ी कुछ बीमारियों के कारण भी कई लोगों को हार्मोनल सप्लीमेंट्स या हार्मोनल दवाइयां लेनी पड़ती हैं। तो वहां से भी मेलेज्मा देखा जाता है। इसलिए कारण को ढूंढने के लिए हमें सही हिस्ट्री लेनी होती है। जेनेटिक कारण भी एक वजह है। अगर माँ, पिता या परिवार के किसी बड़े को है, तो अगली पीढ़ी में भी बहुत आसानी से मिलेज्मा आ सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वह है रंग गोरा करने वाली क्रीम। बहुत लोगों में यह प्रवृत्ति बन गई है कि गोरा होना चाहिए। क्या सच में ऐसा है? मैं तो नहीं मानती। क्या हो रहा है कि आप लोग दुकानों से अलग अलग तरह की क्रीम ला रही हैं और उन्हें लगा भी रही हैं। कई लोग आकर मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर, मेरे पास की जो फार्मेसी है, वहां जो डॉक्टर बैठते हैं, उन्होंने मुझे कुछ क्रीम दी है लगाने के लिए, क्योंकि मैं गोरी हो जाऊंगी, इसलिए मैं ये सब इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन असल में मामला ऐसा नहीं है और जिसे आप डॉक्टर कह रही हैं, वो असल में डॉक्टर नहीं है, वो फार्मासिस्ट है जो दवाइयाँ बेचते हैं। और वो शायद किसी न किसी तरह से अलग अलग तरह के स्टेरॉइड्स आपको दे रहे हैं। इन्हें इस्तेमाल करने के बाद हम देख रहे हैं कि तरह तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं हो रही हैं। आजकल टीवी, फेसबुक या ऑनलाइन मीडिया में इन फेयरनेस क्रीम्स का प्रमोशन भी कुछ इस तरह से किया जा रहा है। तो हम में से कई लोग मजबूर हो जाते हैं इन्हें इस्तेमाल करने के लिए। इससे मीलाज्मा, मेस हो सकता है। शुरू में इस्तेमाल करने के बाद 1-2 महीने तक शायद बहुत सुंदर दिखने लगे, लेकिन बाद में जब आप इसे बंद कर देते हैं या भले ही बंद न करें, इसके साइड इफेक्ट्स के रूप में अलग अलग लक्षण दिखने लगते हैं और उनमें से एक है मीलाज्मा। लिवर की कुछ समस्याओं के कारण भी मीलाज्मा हो सकता है। और कुछ दवाइयां जो हम दूसरी बीमारियों के लिए लेते हैं, जैसे फिनास्टेराइड या फिनाइटोइन, इन जैसी दवाओं के साइड इफेक्ट के रूप में भी मीलाज्मा, मेस्टा हो सकता है। हमारी त्वचा में 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और बीच में होता है डर्म एपिडर्मल जंक्शन। तो यह जो मीलाज्मा, मेस्टा होता है, उसमें जो पिगमेंटेशन होता है,
जिसे हम मेलानिन कहते हैं, वह मेलानिन किस परत में जमा हो रहा है, कभी डर्मिस में, कभी डर्म एपिडर्मल जंक्शन में या कभी एपिडर्मिस में। इसी के आधार पर हमें अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ता है और इससे हमें कितना रिजल्ट मिलेगा वह भी इसी पर निर्भर करता है। यह समझ में आता है क्योंकि अगर डर्मिस की एकदम गहरी परत में इस तरह के मेलाज्मा ज्यादा होते हैं तो उस स्थिति में पिगमेंटेशन का जमाव गहरी परत में होता है। ऐसे में इसे साफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर यह ऊपरी दो परतों या डर्म एपिडर्मल जंक्शन में होता है तो उस स्थिति में हम पिगमेंटेशन को आसानी से हटा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे देश में या हमारे उपमहाद्वीप में आमतौर पर डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच के क्षेत्र में ही पिगमेंटेशन का जमाव ज्यादा होता है, इसलिए हम इसे बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसके इलाज में थोड़ा लंबा समय लगता है। अगर इलाज की बात करें तो कहना होगा कि हम दरअसल कई वर्षों से हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम आमतौर पर 4% तक इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी इसे बढ़ाकर 7% तक भी ले जाया जा सकता है। एक और इलाज के बारे में बताऊंगा जिसे ट्रिपल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। यह हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और स्टेरॉयड के संयोजन में होता है और कुछ मामलों में हमें यह भी मरीज को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। इसके अलावा एजेलाइक एसिड, कोजिक एसिड, अर्बुटिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन सभी चीजों का इस्तेमाल करने से पहले आपको जरूर अपने डॉक्टर या अपने नजदीकी पसंदीदा डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आप लंबे समय तक हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल करते रहते हैं तो इससे दूसरी जटिलताएं भी हो सकती हैं। दूसरा जो इलाज का विकल्प है वह है सनब्लॉक। सनब्लॉक के बिना वास्तव में मेलाज्मा का इलाज कभी संभव नहीं है, क्योंकि इसलिए हमें इसे रोकना ही होगा। हमारी त्वचा पर उस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है कि अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। कृपया आप लोग मेरे चैनल पर जाकर थोड़ा देख लें। लेकिन फिर भी मैं आज थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि सन ब्लॉक आपको सुबह उठते ही लगाना है और हर 2 से 3 घंटे के अंतराल पर दोबारा लगाना है, क्योंकि एक बार सनब्लॉक लगाने के बाद वह 2 से 3 घंटे तक ही काम करता है और उसके बाद चाहे आप पानी से धो लें या टिश्यू से पोंछ लें, आपको फिर से लगाना होगा। अब सवाल है कितना लगाना है। इस मामले में मैं कहूंगा कि लगभग एक चाय का चम्मच या 2 से ढाई उंगलियों के टिप जितना सनब्लॉक लेकर पूरे चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगाना होगा। यही है सनब्लॉक का सही इस्तेमाल। इसके अलावा जो हमें देना होता है वह है एक सिस्टेमिक दवा जिसे हम ट्रांसएक्सामिक एसिड कहते हैं। वह हम दे सकते हैं और विटामिन सी या अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वे भी मेलाज्मा के लिए हमें प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं। प्रिस्क्रिप्शन में यह सब लिखना जरूरी होता है। यही वे उपचार हैं जो हम सालों से, पीढ़ियों से मेलाज्मा के लिए करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमारी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में हम जो एडवांस ट्रीटमेंट कर रहे हैं वे भी समय के साथ आए हैं और बहुत तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोजाना इनका इस्तेमाल करता हूं और ये उनमें से कुछ प्रमुख हैं। इनमें से एक है केमिकल पील। हम मंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड की पीलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम पील मास्क भी कर सकते हैं जिसमें ये तत्व होते हैं। हम मेसोथेरेपी भी कर सकते हैं। हम डर्मल इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। वास्तव में मेलाज्मा के इलाज के लिए और भी विकल्प है और हम लेजर भी कर सकते हैं। हाँ, इन तरीकों से हम मेलाज्मा के दागों को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्यू स्विच इंडिया, क्लेजर या पिकोसेकंड लेजर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे एडवांस एसिडिक प्रोसीजर में भी ये शामिल है। तो अगर आपको मेलाज्मा हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके सुंदर चेहरे पर काले दाग पड़ गए हैं। इसका इलाज संभव है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप अपने पसंदीदा या अपने नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। सही समय पर सही इलाज चुनना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।